हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा आज हम लोग यूनिट 4 की शुरुआत कर रहे हैं। यूनिट 4 जो कि ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन की सीरीज़ के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं बेटा हर एक यूनिट वाइज, ताकि CUET के एग्ज़ामिनेशन में आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। और ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो आपका एग्ज़ामिनेशन 100% क्लियर हो जाएगा, कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। चलिए इसमें सबसे पहले पार्ट 1 यानी कि सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जो कि EMI से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और पार्ट 2 में हम ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आइए सबसे पहली चीज़ करते हैं, टेस्ला यूनिट क्या है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए चूज़ किया क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत तक बच्चे इसका गलत आंसर देते हैं। टेस्ला यूनिट होती है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। कई बार बच्चे इसको मैग्नेटिक फ्लक्स मार्क कर देते हैं और कुछ बच्चे तो सेल्फ इंडक्टेंस तक डाल देते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन ध्यान रखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है टेस्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, A cube of side A is placed in a magnetic field of intensity B. The magnetic flux outgoing flux only। इस चीज पे ध्यान दीजिए बेटा, सिर्फ outgoing flux निकालना है। तो outgoing flux यानी कि फाई आउट बराबर मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया, है ना। तो देखो बेटा फील्ड क्या हो रही है, इधर की तरफ जा रही है, और एरिया वेक्टर इस वाले सरफेस का भी देखें तो वो भी डायरेक्शन बाहर की तरफ है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा बेटा, 0, है ना। एरिया हमेशा देखो सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं, तो अगर ये हमारे पास सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन हो जाएगा बेटा एरिया का, और फील्ड की डायरेक्शन जो कि एरो से दिख रही है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो B मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब ये देखो बेटा क्यूब है ना, जिसका साइड मान लेते हैं A है, तो BA² इंटू कॉस ऑफ 0, तो आउटसाइड फ्लक्स बराबर BA² हो जाएगा। ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये तब होगा जब हम इनवर्ड फ्लक्स की बात करेंगे, क्योंकि इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव होता है, वहां पे एरिया और फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, एंगल हो जाता है 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द फिगर रिप्रेजेंट्स एन एरिया 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर सिचुएटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा एरिया और फील्ड में देखिए, एरिया का परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये हो गया ना, नॉर्मल डायरेक्शन, और फील्ड ये हो गई, तो दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। तो फ्लक्स जो पास करेगा वो बराबर B इंटू A इंटू कॉस ऑफ थीटा यानी कि 60 डिग्री। B गिवन है बेटा 2, A गिवन है 0.5, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो फ्लक्स हो जाएगा 0.5 वेबर आ जाएगा, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है बेटा वेबर है। ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया, 0.5 वेबर आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। फ्लक्स फाई गिवन है एज 0.02 कॉस 100 पाई टी वेबर पर टर्न एंड नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है। मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF, तो बेटा EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू -n d∅dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना। तो पर टर्न d∅dt हो गया, नंबर ऑफ टर्न से n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले d∅dt निकाल लेंगे। तो फाई गिवन है हमारे पास, तो फाई गिवन है तो d∅dt हम सबसे पहले निकाल लेंगे, है ना। फाई गिवन है हमारे पास कितना बेटा, 0.02 कॉस 100 पाई टी वेबर पर टर्न्स, है ना। ठीक है, यूनिट की ज़रूरत नहीं है, इसको हम चाहे तो हटा दें, बस 100 कॉस पाई टी लिख देंगे। ठीक है,
अब डी फाई बाई डी टी करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा, देखो कॉस जब डिफ्रेंशिएट होता है तो माइनस साइन में कन्वर्ट होता है, तो माइनस साइन पहले लगा दिया, 0.02 और t का कोफिशिएंट बाहर मल्टीप्लाई होता है 100 पाई टी, कॉस कन्वर्ट होता है बेटा माइनस साइन में, तो ये हमने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया साइन 100 पाई टी, है ना, t का कोफिशिएंट बाहर मल्टीप्लाई भी हो गया और कॉस कन्वर्ट हो गया माइनस साइन में, माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक। तो e अब देखिए मैक्सिमम हो रहा है, तो मैक्सिमम के लिए साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, +1 हो जाएगी ना, तो e मैक्सिमम यदि हमको निकालना है तो वो बराबर किसके हो जाएगा, -n हो गया बेटा 50 इंटू डी फाई बाई डी टी मैंने निकाला -0.02 इंटू 100 पाई, है ना बेटा। अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम के लिए 1 हो जाएगी, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 50 इंटू 0.02 इंटू 100 पाई, ये तो हमारे पास हो जाएगा जी 1 और ये हो जाएगा 100 पाई और पाई की वैल्यू 3.14, तो ये हो जाएगा 314 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ओ हो, ये मेरा आंसर यहाँ पे चमक रहा है। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ का ध्यान रखिए बेटा, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो वहाँ पे साइन के अंदर वाली यानी कि साइन का जो वैल्यू है वो 1 हो जाना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आइए इसको पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल वेरीज विद टाइम, यानी कि फाई बराबर 3t² प्लस 4t प्लस 9 है, तो बेटा डी फाई बाई डी टी ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन 6t प्लस 4, ठीक। तो मैक्सिमम ईएमएफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स 6t प्लस 4 एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 4, ये हो जाएगा 12 प्लस 4 यानी कि 16 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड है तो 16 वोल्ट सिर्फ हमने डाल दिया है ना, ठीक। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बेटा जरूर आ सकते हैं, ये ध्यान रखिए। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेटा ये जानना जरूरी है। ऐसा क्वेश्चन मेरी समझ से बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ्स लॉ किस पे बेस्ड है, लेंज लॉ के ऊपर क्या चीज़ कंजर्व्ड होती है, ये सारी बातें बहुत पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा, ये भी बड़ा अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो बहुत ज़रूरी आते हैं। द बार मैग्नेट इज ड्रॉप्ड वर्टिकली डाउन थ्रू अ मेटल रिंग हेल्ड हॉरिजॉन्टली, एक रिंग है उससे बार मैग्नेट को जब हम पास कराएंगे तो बेटा क्या होगा, उस रिंग के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। फ्लक्स में चेंज होगा तो उसके अंदर ईएमएफ पैदा होगा। वो ईएमएफ लेंज लॉ के हिसाब से मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा, यानी कि अपोजिंग फोर्स लगेगी। तो बेटा एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग मैग्नेट जी से कम हो जाएगा ना, क्योंकि जब तक वो उस रिंग के अंदर है तब तक उसका ईएमएफ डेवलप होगा जो कि मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा। तो वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेट एक्सेलरेशन विल बी लेस देन जी होगा। ये ध्यान रखिए जब तक वो रिंग के अंदर है, अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए बिल्कुल वैसे ही है, रिंग का ही है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल रिंग की तरफ आ रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसा है। बेटा देखो ऐसे समझो, नॉर्थ करीब आ रहा है ना, तो अब रिंग के अंदर ईएमएफ पैदा होगा। वो ईएमएफ इस डायरेक्शन में होगा
ताकि मैग्नेट के मोशन को अपोज करे। तो रिंग के ऊपर वाली साइड में नॉर्थ डेवलप हो जाएगा, ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा। तो बेटा जब नॉर्थ को देखेंगे तो हम कैसे देखेंगे कि इसमें करंट देखो एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। तो हम एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द मैग्नेट साइड, मैग्नेट वाली साइड पे ऊपर की तरफ देखेंगे तो देखो नॉर्थ को हमने ऐसे लिखा ना ताकि एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे। ऐसे करके ध्यान रखिए, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये साउथ होता तो बेटा देखो साउथ को हम कैसे लिखते, ऐसे लिखते ना, तो इनकी टेल्स पे जब हम एरो लगाएंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि जहां पे ये साउथ बन रहा है वहां पे क्लॉकवाइज, और जहां नॉर्थ बनेगा वहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा। ठीक, तो ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एरोप्लेन हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर बिटवीन द एजेस ऑफ द विंग इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, इंड्यूस ईएमएफ। देखो बेटा मोशनल ईएमएफ जो होता है वो BLV होता है। इसमें ध्यान देना है कि वेलोसिटी अगर हॉरिजॉन्टल है तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल लेंगे, उल्टा लेंगे। ध्यान रखिए, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल लेंगे, अगर ये वर्टिकल है तो ये हॉरिजॉन्टल होगा। ध्यान रखिए, क्योंकि तभी वो मैग्नेटिक लाइंस को क्या करेगा, कट करेगा। तो BV यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट जो कि गिवन भी है, देखो बेटा वर्टिकल कंपोनेंट है ना, कितना गिवन है, 2 × 10⁻⁻⁴ गिवन है। अगर ये हॉरिजॉन्टल होता, कंपोनेंट गिवन होता, तो आपको बेटा फिर वर्टिकल कंपोनेंट निकालना पड़ता है। ये ध्यान रखिए, ऐसे नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो पता चला सारा सवाल गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, लेंथ हो गई 50 और वेलोसिटी ऑफ द हॉरिजॉन्टल, अच्छा मीटर में है, ये तो किलोमीटर पर आवर में है बेटा, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये आंसर आ जाएगा। अब ये EMF की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2 × 10⁻⁻⁴ × 50, और ये कितना होगा जी, ये तो हमारे पास हो जाएगा 4 ना, हाँ ये तो 40 आ जाएगा, तो 40 × 5, ओके। अरे भैया ये तो बड़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, कोई बात नहीं, चालू करते हैं, क्या टेंशन है। तो ये हो जाएगा, ये तो 100 हो गया, 50 × 200, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 है ना, और ये मल्टीप्लाई होके 40 × 5, ये हो जाएगा 200, तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट आंसर आ गया। ओ हो, ये मेरा आंसर यहाँ पे चमक रहा है, लाल डब्बे में डाल दिया, इजी था। ठीक, बस फॉर्मूले का बस ये ध्यान रखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फॉर्मूला घुमा देते हैं। बेटा एरोप्लेन है तो वो नीचे भी आ सकता है, अगर वो नीचे आएगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करेगा, इसीलिए देखिए वेलोसिटी अगर वर्टिकल है तो फील्ड कौन सी कट करेगा, हॉरिजॉन्टल, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, A rectangular coil has 60 turns in length and width given है, coil rotates at the speed of 1800 rotations per minute in a uniform magnetic field और मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF। देखो बेटा जब कॉइल रोटेट करता है तो EMF बराबर होता है N बाउ, है ना, N नंबर ऑफ टर्न्स, B मैग्नेटिक फील्ड, A एरिया और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और ये हो जाएगा sin ओमेगा t, है ना। अब मैक्सिमम के लिए तो बेटा EMF sin ओमेगा t की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो E मैक्सिमम बराबर होता है N बाउ के बराबर, यानी कि E0 के बराबर होता है। अब एक एक चीज को देखते चलेंगे। N गिवन है बेटा 60 टर्न्स, ठीक है, B गिवन है कितना बेटा 0.5 टेस्ला, ठीक है, A गिवन है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो 20 × 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, है ना बेटा, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ओमेगा
ओमेगा देखिए कितना है, ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई n रोटेशंस, तो 2 पाई n की वैल्यू हो गई 1800 रोटेशंस पर मिनट, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, है ना। ये सारी वैल्यूज़ बस हमको कैलकुलेट करनी है, और जब ये वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम ईएमएफ आ जाएगा 113 वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, मैं मानता हूँ, लेकिन कई बार कैलकुलेशन ऐसी लेंदी करनी पड़ जाती है, और ये आप वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे 113 वोल्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 5 ohms एंड करंट इज 0.2 एम्पियर। ठीक है, रेजिस्टेंस गिवन है, करंट ऑफ 0.2 एम्पियर इज इंड्यूस्ड इन इट ड्यू टू अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। तो बेटा ईएमएफ बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस डी फाई बाई डी टी, और ईएमएफ बराबर होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट है 0.2 जो कि इंड्यूस है, रेजिस्टेंस हो गया 5, ओके, तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट, और यही होगा डी फाई बाई डी टी, यानी कि 1 वेबर पर सेकेंड हो जाएगा। ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, है ना बेटा, क्योंकि 1 वेबर पर सेकेंड मतलब 1 वोल्ट हो गया, जो कि मैग्नीट्यूड ईएमएफ का इस रिलेशनशिप से आ जाएगा। तो कई बार ऐसे सवाल में आप लोगों को सोच में पड़ जाते हैं, तो इसलिए ये ध्यान रखिए, सवाल है बहुत इजी, ईएमएफ निकाल लीजिए, जो ईएमएफ है वही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, वही मांग रहा है वो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, if the length and the area of cross section of an inductor remains same but the number of turns is doubled, its self inductance। बेटा ये देखो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि सिंपल तरीके से क्या है, आपको पता है L बराबर होता है म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन L। ए हो गया एरिया, एल हो गई लेंथ, एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स। अब क्वेश्चन कह रहा है इफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन सेम, लेंथ सेम है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो इसका मतलब एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया, तो इसको डबल कर दिया, तो ये बेटा 4 टाइम्स हो जाएगा ना, ये मेरा आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया तो सेल्फ इंडक्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब बेहद इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द करंट फ्लोइंग इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 3 एम्पेयर टू 2 एम्पेयर इन 1 मिली सेकेंड, then 5 volt EMF is induced in it. Okay, the self inductance in the coil will be, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर। अब की बार देखिए ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला लगेगा, है ना, जो कि माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा, तो ई एम एफ ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, है ना। अब देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, एल निकालना है, ई एम एफ 5 वोल्ट इंड्यूस हो गया, माइनस एल डी आई, है ना, तो डी आई यानी कि 2 माइनस 3 और डी टी 1 मिली सेकेंड है, 10 की पावर ऑफ माइनस 3 मिली सेकेंड मतलब 10 की पावर ऑफ माइनस 3 सेकेंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू माइनस एल, और ये हो जाएगा -1, 2 माइनस 3 -1 अपॉन 10 की पावर ऑफ माइनस 3, तो L बराबर 5 मिली हेनरी आ जाएगा, है ना। ये उधर चला गया और यूनिट हो गई हेनरी, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा 5 मिली हेनरी। ठीक है, चलिए ऐसे करके ये सवाल को कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, अ ट्रांसफॉर्मर हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 90%। देखो बेटा
पावर इनपुट जो होगा वोल्टेज इनपुट यानी कि ईएमएफ इन दी प्राइमरी कॉइल, ऐसे लिख लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा, ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी इनटू करंट ऑफ प्राइमरी, और पावर आउटपुट बराबर जो हो गया वोल्टेज ऑफ दी क्या हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल और करंट इन दी सेकेंडरी हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी 90% है, यानी कि पावर आउटपुट जो है वो 90% है ऑफ पावर इनपुट, यानी कि 10% पावर क्या हो गई वेस्ट हो गई। तो बस अब ये लगा देंगे, तो ESIS इज इक्वल टू 90/100 इंटू EPIP। ठीक है, अब एक एक चीज़ को देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। 3 किलोवाट पावर सप्लाई है और करंट इन दी सेकेंडरी गिवन है, तो वोल्टेज ऑफ दी सेकेंडरी कॉइल निकालना है, तो ES निकालना है। करंट इन दी सेकेंडरी बेटा 6 एम्पेयर गिवन है ना, करंट इन दी सेकेंडरी 6 एम्पेयर गिवन है। ये 90/100 ऑफ दी पावर इनपुट गिवन है बेटा 3 किलोवाट, तो ये हो जाएगा 3 किलो मतलब 10 की पावर ऑफ 3। ठीक है, अब ये कैलकुलेट कर लेंगे तो ES ये आ जाएगा 90 इंटू 3 इंटू 10 की पावर ऑफ 3 और नीचे हो जाएगा 100 इंटू 6। ओके, तो ये हमारे पास कैंसिल होके 2 हो गया और ये कैंसिल हो गया 45 हो गया है ना, ये कैंसिल होके 45 बचा। अब 10 की पावर ऑफ 3 यानी कि इंटू 10 यानी कि 450 वोल्ट सेकेंडरी आ गया। ठीक है, तो एक तो आंसर तो ये मैच कर गया हमारा। अब आगे बात करते हैं, अब वोल्टेज इन दी सेकेंडरी तो हमने निकाल लिया ES, करंट इन दी प्राइमरी निकालना है वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो करंट इन दी प्राइमरी बिल्कुल उसी तरीके से फॉर्मूला लगा के बस हम हमको ये निकाल लेना है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो अब ये वाला फॉर्मूला है ES हो जाएगा 450, IS 6 हो गया 90/100 इंटू EP हो गया हमारे पास। अच्छा गिवन ही है तो फिर क्या दिक्कत है, EP तो गिवन ही है तो इतना पूरा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम सीधे सीधे यहाँ से ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हम क्या कर लेंगे, पावर इनपुट बराबर ये हो जाएगा EP इंटू IP, और IP निकालना है तो पावर इनपुट 3 किलोवाट है 10 की पावर ऑफ 3 और इनपुट वोल्टेज 200 है। अच्छा, तो ये हो जाएगा 3000/200। ओके, 2 0 कैंसिल, यानी कि ये तो 15 एम्पेयर आंसर आ जाएगा। ओहो हो, ये मेरा आंसर यहाँ पे चमक रहा है, लाल डब्बे में डाल दिया। आहा, ठीक है, बहुत उम्दा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बेटा ट्रांसफार्मर के ऊपर ज़रूर करिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड। इलेक्ट्रिक हीटर में कहीं पे भी एडी करंट का इस्तेमाल नहीं होता है, बाकी इंडक्शन फर्नेस में इस्तेमाल होता है, मैग्नेटिक ब्रेक्स में भी इस्तेमाल होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी एडी करंट का इस्तेमाल होता है। सिर्फ इलेक्ट्रिक हीटर है जिसमें इस्तेमाल नहीं होता। तो ये थे बेटा यूनिट 4 से रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज़ में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर से थे। ठीक है, चलिए इसको रिवाइज़ करिए, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।